वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज आपका यह मॉक टेस्ट फर्स्ट है जो कि हिंदी का है। जीएस का एक सेट मैं करवा चुकी हूँ, कल वाली क्लास आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अलग अलग कर दिया है। आप सभी लोग कह रहे थे, कुछ लोग का मानना था कि एक ही में करवा दीजिए, कुछ लोग कह रहे थे अलग अलग। मैंने यही डिसाइड किया कि अभी मैं अलग करवा रही हूँ, क्योंकि एक साथ बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर आखिरी तक आप लोग को समझ नहीं आता भी आगे हिंदी करना है नहीं। तो एक बार जीएस कर लेंगे, फिर हिंदी में, फिर अपना स्कोर चेक कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आप लोग कहते हैं तो मैं एक ही में मर्ज कर दूंगी। तो आज हिंदी का सेट है, अच्छे से लगाइए। 60 प्रश्न दिए गए हैं, 6 टॉपिक से हैं। इनको लगाने के बाद आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। करने का प्रोसेस क्या है, तो आपको पहले क्वेश्चन देखना है, फिर वीडियो पॉज करना है और उसके बाद अपना आंसर नोट करके देख लेना है मैंने क्या आंसर बताया है। इसके अलावा आप न्यू हैं इस चैनल पर तो मैं बता दूँ, अब डेली मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो आपके आर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैं दे रही हूँ। और इनकी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे ही मॉक टेस्ट आप एक साथ पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, सारी डिटेल दे दी है, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। जो बच्चे कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी उन्हीं नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लेना है, जिससे आपको सारा स्टडी मटेरियल एक ही पास मिल जाए। इसके अलावा आपको कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं चूज़ करना पड़ेगा, ना कोई मैगजीन, ना कोई बुक, ना अदर कोई सोर्स लेना पड़ेगा। सिर्फ जितना पढ़ाया जा रहा है इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ फॉलो नहीं करना है। तो बहुत ध्यान से इस टेस्ट को लगाइए, मैं वीडियो के फॉर्म में दे रही हूँ। आपको क्या करना है, आप अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कोर्स लेना पड़ेगा और वो मैंने आपको डिटेल दे दी है, ठीक है। तो बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करें। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो सबसे पहला हिंदी का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है अभिजात जो शब्द है इसका उचित पर्याय क्या है। अभिप्राय है, पूज्य है, पक्षी है या फिर ए और बी दोनों हैं। तो अभिजात का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभिजात का मतलब होता है श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च और कुलीन। तो अभिजात शब्द किस लिए यूज़ होता है, श्रेष्ठ के लिए। तो यहाँ पर पूज्य दिया गया है, उच्च भी होता है, कुलीन भी होता है, ठीक है। पक्षी का विहग होता है, ठीक है, पक्षी विहग हो गया, ये सब पर्यायवाची हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, कंफ्यूज होने के लिए आपको ये दे दिया गया था। सेकंड देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, स्पृहा और ईहा ये किसके पर्याय हैं, ठीक है। उक्ति के, ईर्ष्या के, इच्छा के या फिर इंद्र के। इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो स्पृहा और ईहा ये किसके हैं, पर्यायवाची इच्छा के हैं। कन्फ्यूज़न कहाँ पे होती, ईर्ष्या को लेकर के, लेकिन यहाँ पर ईर्ष्या नहीं होगा। ईहा का मतलब आपके अंदर जो इच्छा है या स्पृहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जल धारा शब्द का प्रयोग एक साथ किया गया है, दोनों शब्दों के पर्यायवाची चुनने हैं। ऑप्शन ए में व्यग्र और उष्ट दिया गया है, बी में तुंग और प्रवाह है, सी में उदक और उर्मी है और ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी सत्य हैं ऐसा कहा गया है। जल के पर्यायवाची याद कर लीजिए, उदक है, सारंग है, संबर है, ये सब किसके पर्यायवाची, जल के। और यहाँ पर उदक दिया गया है, लेकिन दूसरा चेक कर लेते हैं, धारा, धारा में उर्मी और प्रवाह इसके पर्यायवाची होते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। जल और धारा का पर्यायवाची क्या होगा, उदक और उर्मी। फिर मदन शलाका दिया गया है, मदन शलाका और कलघोष ये शब्द किसके पर्याय हैं। काक के, काक का मतलब कौवा के, कोयल के, कटु के या फिर कबूतर के। तो मदन शलाका, कलघोष ये किसके पर्यायवाची हैं, ये हो जाएंगे कोयल के, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अभ्यागत हेतु उचित पर्याय क्या होगा। आधिपत्य, अवबोधक, ग्रहागत या फिर अनागत। सही उत्तर बताइए। देखिए अभ्यागत का पर्याय क्या होता है, आगंतुक होता है, आगत भी होता है और ग्रहागत भी होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। कूतना अर्थात कूतना का क्या अर्थ होगा, बेशुमार, रोक, दोषारोपण या फिर आकलन। कूतना का अर्थ होता है आकलन करना या फिर आगड़न करना, किसी चीज को आंकना, क्या कहलाता है, कूतना। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, उद्विग्न का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है अनगिनत, ऑप्शन बी है उदास, ऑप्शन सी है उत्पात या फिर ऑप्शन डी है उत्पत्ति। तो उद्विग्न का अर्थ होता है उदास होना, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। एट्थ क्वेश्चन देखिए, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो इसके द्वारा में अनुरक्त का प्रयोग करें।
तो उपरिलिखित जो रेखांकित शब्द है इसके लिए पर्यायवाची शब्द होगा। आप्तकाम, निमग्न, अनेर या प्रहेलिका में से इसका क्या सही अर्थ होगा वो बताना है। तो अनुरक्त का पर्यायवाची क्या होगा? रत हो गया, आसक्त है, लिप्त है और निमग्न है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? ऑप्शन बी में निमग्न दिया गया है। अनुरक्त के पर्यायवाची किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति जो आसक्त होना होता है वो निमग्न होना, उसी में लिप्त होना, आसक्त या फिर रत, ये सारे पर्यायवाची हो जाएंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए, अध्यवसाय का उचित पर्याय क्या होगा? उल्लास है, अध्ययन है, उत्सुकता है या फिर व्यवसाय है। तो अध्यवसाय का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोई उत्साह होना, उछाह होना या फिर अपने में उल्लास होना। सही उत्तर क्या होगा? उल्लास। यहाँ पे अध्ययन और व्यवसाय में अब कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन क्या होगा इसका सही अर्थ? उल्लास होना, अध्यवसाय, उछाह होना, उल्लास, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है जामदग्न और भृगुसुत, इसके लिए उचित पर्यायवाची क्या होगा? तुंगाद्रि, रेणुका तनय, सहस्राक्ष या फिर सप्तकर्ण। तो देखिए जमदाग्न और भृगुसुत या फिर भार्गव और रेणुका तनय, ये सभी किसके पर्यायवाची? परशुराम के हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। तुंगाद्रि क्या है? तो ये पर्वत का पर्यायवाची है। सहस्राक्ष किसका पर्यायवाची है? ये इंद्र का है। और इंद्रधनुष के लिए सप्तकर्ण यूज करते हैं। पर्यायवाची सप्तकर्ण का क्या होगा? इंद्रधनुष होगा। रेणुका तनय, भृगुसुत, जामदग्न या भार्गव, ये सारे पर्यायवाची हैं परशुराम के। भार्गव भी याद रखिएगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? क्या पूछा गया? तत्सम शब्द नहीं है, मतलब तद्भव पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है तिथिवार, ऑप्शन बी है यजमान, ऑप्शन सी है अग्रवर्ती और ऑप्शन डी है खजूर। तो तत्सम तद्भव शब्द 10 शब्द पूछे जाते हैं आपके, पर्यायवाची शब्द मैंने करा दिए हैं। अब हम देख रहे हैं तत्सम तद्भव। तो तिथिवार, तिथिवार ठीक है, ये कैसा है शब्द है? ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है? तो त्योहार होता है, ठीक है। फिर आते हैं यजमान, यजमान तत्सम शब्द है और इसका होता है जजमान तद्भव। अग्रवर्ती, अग्रवर्ती का क्या होता है? अगाड़ी होता है तद्भव। तो मतलब हमें ऑप्शन मिल गया अपना डी, खजूर। खजूर का तत्सम होता है खरजूर, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं अब। चर्म चटक एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव पूछा गया है, क्या होगा? सरसों, चिड़िया, चमगादड़ या फिर चिमटा। इसका सही उत्तर क्या होगा? चमगादड़। चमगादड़ को क्या बोलते हैं? चर्म चटक बोलते हैं। सरसों का होता है सरसप, क्या होता है? सरसप होता है। चिड़िया का क्या होता है? चटिका होता है। अब चिड़िया और चमगादड़ में आप कंफ्यूज होंगे, चटिका होता है। 13वां प्रश्न कह रहा है कौन सी तत्सम तद्भव की जोड़ी गलत दी गई है? ऑप्शन ए मूंग का मुष्टि, बी है बावला वातुल, भेड़िया का वृक है और कैता का तत्सम कपित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हमें गलत दिया गया है। मुष्टि किसका तत्सम है? तो ये है मुट्ठी का। मूंग का होता है मुद्ग, बावला का वातुल सही है, भेड़िया का वृक सही है और कैथा का कपित सही है। 14वां क्वेश्चन देखिए, मर्कटक का तद्भव रूप क्या होगा? मकड़ी, मच्छर, मटका या फिर मठिया। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन ए, मकड़ी का तद्भव होता है, मकड़ी तद्भव है मर्कटक का, ये इसका तत्सम रूप है। 15वां प्रश्न है कौन सा तद्भव शब्द है इसमें से तत्सम नहीं है? ठीक है। 15वां क्वेश्चन है भविष्यत, पंसिका, ढिढोरा या फिर विग्रह में से बताना है। तो देखिए भविष्यत तत्सम है किसका? भविष्य का। फिर आ जाता है पंसिका, पंसिका किसका तत्सम है? फुड़िया का। नेक्स्ट है ढिढोरा, ढिढोरा एक तद्भव है, सही उत्तर यही होगा। इसका तत्सम क्या होता है? डिंडिमा होता है। बीघा का क्या होगा? विग्रह होता है। बीघा एक तद्भव है और इसका विग्रह होता है। ढिढोरा का क्या होगा? डिंडिमा। तो एक बार देख लीजिए कैसे लिखेंगे ये, ठीक। 16वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा तद्भव नहीं है? उत्कीर्ण, सितार, गागर या फिर कबड्डी में से बताना है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं, इसमें से सही उत्तर हमें छांटना है। तो उत्कीर्ण, सितार, गागर और कबड्डी में से यहाँ पर उत्कीर्ण एक तद्भव नहीं है, ठीक है। उकेरना का क्या होता है? तत्सम होता है उत्कीर्ण, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी सितार का क्या होगा? सप्त तार होता है तत्सम। गागर का गरगर तत्सम होता है। कबड्डी का कपर्दी होता है, क्या होता है? कपर्दी। 17वां प्रश्न देखिए, अनाड़ी और मंथज तद्भव शब्द हैं, ये किसके हैं? इनका तत्सम हमें चुनना है। अनपढ़ और मंथन, ऑप्शन बी अनार्य और मक्खन,
ऑप्शन सी है अनारी और माखन और ऑप्शन डी है अनारय और मखाना। बताइए कौन सा उत्तर सही है। देखिए मक्खन का क्या होता है, तत्सम है मंथज, तो मंथज किसका हो गया, मक्खन एक ही जगह दिया है। और अनाड़ी क्या है, अनारी होता है इसका तत्सम, तो मक्खन और अनारी यहाँ पर सही होंगे। 18वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। ऑप्शन ए है घूंघट, ऑप्शन बी है कंगन, ऑप्शन सी है निडर और ऑप्शन डी है स्फटिक। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। स्फटिक क्या है, फिटकरी का तत्सम है। फिटकरी का तत्सम स्फटिक होता है। घूंघट एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम गुंठन है। कंगन तद्भव है, इसका तत्सम होता है कंकड़। क्या होगा, कंकड़। घूंघट का क्या है, गुंठन। ठीक है। निडर का क्या होगा, निर्दर, याद रखिएगा निर्दर। स्फटिक फिटकरी का हो जाएगा तत्सम। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है, अगुआ, क्षेत्रित, ग्रामीण या फिर महार्घ। तद्भव पूछा गया है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अगुआ। अगुआ का तत्सम होता है अग्रणी। अग्रणी कैसे लिखते हैं ये भी देख लीजिए। क्षेत्रित ये खेती का है तत्सम, किसका है, खेती का तत्सम है। ग्रामीण गंवार का होता है तत्सम। महंगा का तत्सम होता है महार्घ। ठीक है। अगुआ एक तद्भव है, इसका तत्सम अग्रणी होगा। 20वां प्रश्न है, उछाल एक तद्भव शब्द है, इसके लिए सही तत्सम चुनना है। उछाल, उत्साह, उत्सुक या फिर उमंग। तो उछाल एक तद्भव है और उछाल का जो तत्सम होता है वो क्या हो जाएगा, उत्साह। ऑप्शन बी करेक्ट है। 21वां क्वेश्चन देखिए, हम लोग अब वाक्य शुद्धिकरण पर आ चुके हैं। इनमें से बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला है मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। ऑप्शन बी है उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। ऑप्शन सी प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। और ऑप्शन डी इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। देखते हैं इसका अशुद्ध वाक्य क्या है इसमें से। तो पहला सही है, ठीक है। दूसरा क्यों गलत है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो यहाँ पर एक मिठाई की तो दुकान होगी नहीं, गलत तो यहीं पर हो गया। मिठाई की यहाँ पर होना चाहिए उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर क्या यूज करते हैं। जैसे कि माला की बात की जाए तो एक माला होती है, फूलों की एक माला, ना कि एक फूलों की माला। इसी तरह यहाँ पर एक मिठाई की दुकान गलत है, यहाँ पर मिठाई की एक दुकान है, ये होना चाहिए था। 22वां प्रश्न देखिए, मुझे भारी दुख हुआ। अब इस वाक्य में कैसी त्रुटि है। ठीक है। ऑप्शन ए है पुनरुक्ति संबंधी त्रुटि है, ऑप्शन बी है प्रत्यय संबंधी है, ऑप्शन सी है लिंग वचन संबंधी है या फिर ऑप्शन डी है अव्यय संबंधी त्रुटि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय से संबंधित त्रुटि है। कैसे, तो मुझे भारी दुख हुआ, भारी की जगह क्या होना चाहिए था यहाँ पर, मुझे बहुत दुख हुआ। तो इसलिए यहाँ पर प्रत्यय संबंधी क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। 23वां क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। देखिए, इस वस्तु का मूल्य नापा या तोला नहीं जा सकता है। इस वाक्य में बताना है कैसी त्रुटि है, कैसी इसमें अशुद्धि है। ऑप्शन ए संज्ञा संबंधी त्रुटि है, ऑप्शन बी सर्वनाम संबंधी, ऑप्शन सी है क्रिया संबंधी या ऑप्शन डी क्रिया के वचन संबंधी त्रुटि है। तो इसमें क्या दिया गया, इस वस्तु का मूल्य नापा या तोला नहीं जा सकता। किसी वस्तु का मूल्य आंका नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पर ये होना चाहिए था नापा तोला, ये गलत दिया गया। तो किसी वस्तु का मूल्य आंका नहीं जा सकता और इसमें क्रिया संबंधी त्रुटि हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट है। 24वां प्रश्न देखिए, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। इसका शुद्ध रूप हमें बताना है, क्या होगा। ठीक है, तो सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं या सभी भारतीय गीता के महात्म्य। अब यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान देना होगा क्या गलती है, यहाँ पे ये ढूंढिए। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया महात्म्य कैसे लिखा जाएगा। तीनों ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन डी है कि सभी अशुद्ध हैं। तो सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, तो ये अब देखेंगे महात्म्य कैसे लिखा जाएगा। तो महात्म्य आधा ता, आधा म और या होगा। ठीक है, अब बताइए ये किस में दिया गया है, ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 25वां प्रश्न है, अप्रत्याशित एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप बताना है। अप्रत्याशित कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना है। अब ये सारे ऑप्शन देखिए, अप्रत्याशित है या अप्रत्याशित है, अप्रत्याशित है या फिर अप्रत्याशित है।
तो मेरे थोड़ा बोलने से भी आपको समझ में आ गया होगा, ये अप्रत्याशित लिखा जाता है। कैसे? ऑप्शन डी सही है, देख लीजिए। 26 क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन करें। विद्युतलता, दुर्वस्था, ज्योत्सना या ऐषण, इनमें से कौन से शब्द सही लिखे गए हैं? माफ कीजिएगा, यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी पूछी गई है। तो विद्युतलता ये बिल्कुल सही दिया गया है, दुरावस्था ये भी शुद्ध है, ज्योत्सना भी सही लिखा हुआ, ऐषणा गलत है, ऐषणा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर इनकरेक्ट था। 27 क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल एक अशुद्ध शब्द है, इसमें कैसा दोष है ये बताना है। ऑप्शन ए है उपसर्ग संबंधी है, अशुद्धि है, प्रत्यय संबंधी, स्वर मात्रा संबंधी, या फिर ए और बी दोनों है। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों संबंधी त्रुटि देखने को मिलेंगी। तो उज्ज्वल कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ज्वल के आगे लगा हुआ है ना उज्ज्वल, यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ उज्ज्वल दिया गया था। स्वर इसमें देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी त्रुटि है, स्वर मात्रा संबंधित अशुद्धि नहीं है। 28 क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत अवतरण सदाचार नामक निबंध से लिया गया है, इसमें बताना है क्या इनकरेक्ट दिया गया है। 28 क्वेश्चन, तो इसमें कौन सा दोष है? कर्ता संबंधी है, करण कारक संबंधी, संप्रदान कारक, या फिर अपादान कारक संबंधी अशुद्धि है। तो प्रस्तुत अवतरण सदाचार नामक निबंध से लिया गया इस वाक्य में करण कारक संबंधी अशुद्धि है, करण। ठीक है, तो करण कारक की यहाँ पर अशुद्धि हमें देखने को मिली। 29वां प्रश्न देखिए, सौंदर्यत्व, असाम्यता, महात्म, पट्टाक्षेप जैसे शब्द युगों में त्रुटि है, त्रुटि किस प्रकार की है? विशेषण संबंधी, संज्ञा संबंधी, व्यंजन संबंधी या स्वर मात्रा संबंधी? तो ये जो सौंदर्यत्व है, असाम्यता है, महात्म है, पट्टाक्षेप है, इन सभी में व्यंजन संबंधी त्रुटि है। इसको कैसे लिखेंगे? सौंदर्य, सौंदर्य लिखा जाएगा ना कि सौंदर्यत्व। यहाँ पर असाम्य लिखा जाएगा ना कि असाम्यता। तीसरा क्या है? महात्म्य, तो यहाँ पर महात्म्य हो जाएगा। ठीक, अगला हो जाएगा पट्टाक्षेप, पट्टाक्षेप। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, व्यंजन संबंधी त्रुटि है। 30वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अशुद्ध शब्द युग्मों में से गलत का चुनाव करें। तो हिरण्यकश्यपु ये ऐसे लिखा जाता है, हिरण्यकशिपु। कवियत्री का ऐसे कवियत्री लिखेंगे, अधिशासी का अधिशासी ये है, ज्योत्सना ऐसे लिखा जा रहा है। इसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। इसका सही उत्तर देखिए, हिरण्यकश्यप का हिरण्यकशिपु होगा, कवियत्री भी सही लिखा हुआ है, और अधिशासी भी सही है, ज्योत्सना भी सही है। यहाँ पर देखिए कोई भी इनकरेक्ट नहीं दिया गया है, तो इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। 31वां क्वेश्चन देखिए, विशेष और विशेषण युग्मों में त्रुटिपूर्ण छांटना है। अब विशेषण विशेषी पे आ चुके हम लोग। लज्जा का लज्जालु दिया गया है, वसंत का बासंतिक, नमक का नमकीन, कथन का कथनीय। इसमें देखिए इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कथन से कथित होता है ना कि कथनीय होगा। क्या हो जाएगा? कथित। ठीक, 32वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण है वत्स, वायव्य, संक्षेप या फिर संस्कृति। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वायु से क्या बनता है? वायव्य बनता है। ये एक तरह का विशेषण है। वत्स विशेष्य है, इसका विशेषण होता है वत्सल। संक्षेप, संक्षेप एक तरह का विशेष, इसका होगा संक्षिप्त। संस्कृति, संस्कृति का हो जाएगा सांस्कृतिक। 33वां प्रश्न देखिए, या देखें कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए है लोभी, ऑप्शन बी है प्राणद, ऑप्शन सी अध्यात्म, या फिर ऑप्शन डी आराध्य। सही उत्तर देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसमें से विशेषण नहीं, ऑप्शन सी अध्यात्म। कौन सा है? अध्यात्म नहीं है। विशेषण शब्द कौन कौन से हैं? लोभी है, ठीक है, आराध्य है, इसके अलावा प्राणद है, और विशेष क्या हो जाएगा? अध्यात्म हो गया, आश्रय हो गया, अनुमान, ये सारे एक तरह के विशेष शब्द होते हैं। 34वां क्वेश्चन देखिए, बुद्धिमान और सच्चे लोग उचित और सटीक बर्ताव करते हैं। इसमें कितने विशेषण हैं? बुद्धिमान और सच्चे लोग, एक विशेषण है, दो है, तीन है या चार है? ठीक है, तो कौन कौन से हैं? इसमें चार विशेषण हैं। कैसे समझाएंगे? बुद्धिमान और सच्चे, पहला और दूसरा, ठीक है, उचित और सटीक, चार हो गए विशेषण। ठीक है, कैसे लोग हैं? ये एक तरह का विशेष है। लोग और बर्ताव, ये क्या हो गए? विशेष हो गए। इनकी विशेषता क्या बता रहे हैं?
इनकी विशेषता बता रहे हैं सच्चे और बुद्धिमान, उचित और सटीक। ठीक है, पता चल गया ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, डी। 35वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द बताना है, कौन सा है? विकृत है, भूगोल है, शासन है या फिर साहित्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकृत। विकृत एक तरह का विशेषण है, बाकी भूगोल, शासन, साहित्य सब विशेष हैं। विकृत क्या है? किसी चीज की विशेषता बता रहा है कि ऐसा विकृत है। फिर 36वां प्रश्न देखिए, धूप में अंगूर मुरझा जाते हैं, तो उपयुक्त वाक्य में कैसा विशेषण है? सार्वनामिक है, क्रमबोधक है, विधेय है या उद्देश्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होते हैं? जो कि विशेष के बाद में आते हैं। उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं? जो कि विशेष से पहले आ जाते हैं। तो धूप में अंगूर मुरझा जाते हैं, ठीक है, तो अंगूर के बाद आई है उसकी विशेषता कि मुरझा जाते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, विधेय विशेषण है। 37वां प्रश्न देखिए, मेरे पिता के मित्र का वेतन मेरे पिता के वेतन का 2 गुना है। अब ये जो 2 गुना शब्द दिया गया, इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें गणनावाचक, यहाँ पे ये करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर गणनावाचक, ये ऊ की मात्रा गलत लग गई है, ठीक है। बी है क्रमवाचक, सी है आवृत्तिवाचक और डी है समुदायवाचक। तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सब किसमें होता है? ये सब आवृत्तिवाचक विशेषण में आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। 38वां क्वेश्चन देखिए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं तो क्या कहलाएगा? प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, रूढ़ युग्म या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रविशेषण। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, प्रविशेषण। 39वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से गलत का चुनाव करें। आग्नेय अग्नि, खान से खनिक, विकार से विकृत, भूमि से भौगोलिक। तो देखिए यहाँ पर विशेषण विशेष का युग्म जो गलत है वो ऑप्शन डी है। भूमि से भौम या फिर भौमिक होता है, भौगोलिक नहीं होता। अग्नि का आग्नेय, खान का खनिक, विकार का विकृत हो जाएगा, लेकिन भौम या भौमिक एक तरह का विशेष है जिसका विशेषण भूमि होगी। ठीक है, तो 40वां प्रश्न देखते हैं, विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाएगा? विभाववाचक विशेषण, विधेय विशेषण, उद्देश्य या फिर एकाधिक सत्य है? देखते हैं क्या सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है विशेष से पहले आने वाले विशेषण, वो अभी मैंने आपको बताया था उद्देश्य विशेषण होंगे, और जो विशेष के बाद आएंगे वो कैसे होंगे? विधेय विशेषण। ऑप्शन सी सही है। अब हम लोग विलोम शब्द देखेंगे। 41वां क्वेश्चन है, धारणा का उचित विलोम शब्द क्या होगा? विस्मरण, अस्थिरता, सहिष्णुता या फिर एक से अधिक सत्य है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, कई सत्य हैं। इसमें विस्मरण और अस्थिरता धारणा का क्या होगा? ये विलोम होता है, धारणा का विस्मरण भी और अस्थिरता भी। 42 देखिए, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? माकूल का असमीचीन, बी मार्जित का पवित्रता, मार्दव का अनम्रता और ऑप्शन डी मेधा का अप्रज्ञा। ये देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मार्जित का होता है अशोधित। क्या होगा इसका विलोम? अशोधित होगा। माकूल का असमीचीन सही है, मार्दव का अनम्रता भी सही है, मेधा का अप्रज्ञा है वो भी सही है। पवित्रता का होता है मालिन्य, पवित्रता का विलोम क्या हो जाएगा? मालिन्य। 43वां क्वेश्चन, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करें। व्यामोह का अभ्रम है, सूची का विलोम शुद्ध है, संघात का अघात है, संभ्रम का विश्वास है। इसमें जो गलत दिया गया है सूची, सूची और शुद्ध एक ही शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, सूची और शुद्ध। इसका जो विलोम होगा वो मलिन हो जाएगा। ठीक है, बाकी व्यामोह का भ्रम है, संघात का आघात है, संभ्रम का विश्वास एक तरह से विलोम है। 44वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन ए है अनुरक्ति का आसक्ति है, बी है अनिवार्य का वैकल्पिक, सी है विघटन का संगठन और ऑप्शन डी निस्सार का संसार। यहाँ पर जो अशुद्ध है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुरक्ति का आसक्ति नहीं होता है, दोनों सेम है। अनुरक्ति का होता है विरक्ति, किसी के प्रति आसक्त होना अनुरक्ति, उससे विरक्त होना, दूर होना विरक्ति हो जाएगा। बाकी सारे सही दिए गए हैं। 45वां क्वेश्चन देखिए, निर्भीक का विलोम इनमें से पूछा गया है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है भीरू, ऑप्शन बी है कातर, ऑप्शन सी है शठ और ऑप्शन डी है क्या? हमें कायर दिया गया है। तो समझिए, निर्भीक का मतलब जो निडर हो, तो उसका विपरीत क्या होगा? भीरू होगा, कातर है, कायर है। तो ये तीनों इसके विलोम हैं, लेकिन इनमें से कौन सा विलोम नहीं है? तो हो जाएगा शठ।
शठ, शठ नहीं है, शठ किसका विलोम होता है? सज्जन का, निष्कपट का, भला। शठ का मतलब चतुर, चालाक, ठीक है, ना कि निर्भीक। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 46 क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है, मतलब कोई एक पेयर है जो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए तिमिर का आलोक, बी है व्यष्टि का समष्टि, सी है तृष्णा का वितृष्णा, डी है पाश्चात्य का पौरस्त्य। तो देखिए यहाँ पर सारे ही करेक्ट हैं, कोई अशुद्ध नहीं दिया गया, क्योंकि तिमिर का आलोक होता है, करेक्ट है। व्यष्टि का समष्टि होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तृष्णा का विलोम क्या होगा? वितृष्णा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी भी करेक्ट, इसलिए इसमें कोई इनकरेक्ट नहीं है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। ओके, 47 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन ए है विवाद का प्रतिवाद, ऑप्शन बी है उद्यम का आलस्य, सी है स्थावर का जंगम, डी है उदात्त का अनुदात्त। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विवाद का निर्विवाद होता है, ना कि प्रतिवाद, निर्विवाद। बाकी सारे सही हैं, उद्यम का आलस्य, स्थावर का जंगम, उदात्त का अनुदात्त। 48 क्वेश्चन अब देखिए, कौन सा विलोम अशुद्ध है? उपार्जित का अनुपार्जित, ईप्सित का विलोम है अभीप्सित, विपुल काय का है त्याज्य, और स्थूल का ज्योति। इसमें से जो गलत है वो ऑप्शन बी है, ईप्सित का अनीप्सित होता है, अभीप्सित नहीं होता, अनीप्सित होगा, ठीक है। 49 क्वेश्चन, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन ए है आगामी का विगत, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अर्वाचीन का नवीन, और गुरुत्व का लघुत्व। तो अर्वाचीन और नवीन पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही जैसे शब्द हैं। अर्वाचीन का होगा प्राचीन, पुराना, अर्वाचीन का मतलब नया। 50वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन ए है विहित, विहित का निहित हो जाएगा, स्वजाति का विजाति, साहचर्य का पृथक्करण, श्वास का उच्छ्वास। इसमें से जो गलत है वो होगा ऑप्शन ए, विहित का क्या होगा? निषेध, अविहित, ठीक है, ना कि निहित होगा, ठीक है। 51 क्वेश्चन, अब हम आए हैं अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द मतलब किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द जो चुनते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का उचित अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कष्टों या कांटों से भरा हुआ, ऑप्शन बी है अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला, ऑप्शन सी है अपने कर्तव्य का निर्णय कर सकने वाला, या फिर ऑप्शन डी कष्टों या कांटों से मुक्त होने वाला। तो किंग कर्तव्य विमूढ़, इसका सही उत्तर है अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, ठीक है। कष्टों या कांटों से भरा हुआ तो कंटकाकीर्ण हो जाएगा। 52nd क्वेश्चन है, अचिंतनीय शब्द हेतु सही अर्थ क्या होगा? जिसका चिंतन नहीं किया जा सके, ऑप्शन बी है जिस पर चिंतन ना किया गया हो, ऑप्शन सी है जिसका चिंतन किया जा सके, और ऑप्शन डी है जिसकी चिकित्सा ना हो सके। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जिसका चिंतन नहीं किया जा सके वो अचिंतनीय है, जिस पर चिंतन अभी तक ना किया गया हो, ठीक है, वो क्या होगा? अचिंतित होगा। जिसकी चिकित्सा ना हो सके वो हो जाएगा अचिकित्सा। 53rd क्वेश्चन देखिए, प्रवश्यत पतिका, ये शब्द का सही मूल्यांकन करना है। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो, या जिसका पति विदेश चला गया हो, जिसकी पत्नी विदेश जाने को हो, या फिर वह नायक जिसकी पत्नी विदेश चली गई हो। तो प्रवश्यत पतिका ये किसका है? प्रवश्य पतिका, माफ कीजिएगा, या इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो, ठीक है। 54th है वया संधि, शब्द का सही अर्थ क्या होगा? शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बीच का समय, ऑप्शन बी बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय, ऑप्शन सी है युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का समय, और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के बीच का समय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था से युवा अवस्था के बीच का जो समय है वो वयः संधि कहलाता है। 55th क्वेश्चन देखिए, सुंदर नेत्र वाली स्त्री क्या कहलाती है? कांता, रमणी, वामलोचना, या कमलाक्षी। तो कांता क्या होती है? मन को मोहित करने वाली स्त्री कांता कहलाती है। रमणी, इस ऐसी स्त्री जिसका चित्त रमित हो तो रमणी हो जाएगी। वामलोचना, लोचन का मतलब नेत्र होते हैं, तो सुंदर नेत्र वाली स्त्री क्या कहलाएगी? वामलोचना। कमलाक्षी, तो कमल के सदृश जो सुंदर विशाल खिले हुए अरुण नेत्र वाली स्त्री है, मतलब अक्ष का मतलब तो आंख भी होता है, कमलाक्षी मतलब कमल के समान नयन वाली, कमलाक्षी हो जाएगी। 56 देखिए, वह जायदाद जो उत्तराधिकार में मिली हो, क्या कहेंगे? विरासत, संपत्ति, रिक्त, पुश्तैनी। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है, जो आप नहीं सोच रहे वही है रिक्त। रिक्त क्या होता है? जायदाद जो उत्तराधिकार में मिलती है। 57 क्वेश्चन देखिए, दुर्भिग्रह, दुर्भिग्रह ये किसका है?
ये किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है जिसको पकड़ने में दिक्कत का सामना करना पड़े, या फिर जिसे पकड़ना असंभव हो, जिससे आग्रह करना कठिन हो, या जिससे विग्रह करना कठिन हो। सही उत्तर देखिए दुर्भिग्रह, जिसको पकड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़े वो दुर्भिग्रह है। 58 क्वेश्चन देखिए, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला, जिसके अंदर जीतने की इच्छा हो, किसी को जीत लेने की। जिज्ञासा, जुगुप्सा, जिगीसु, जिज्ञासा, जिगीसा, लास्ट जिगीसा दिया गया है। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन सी, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीसु है। जो इच्छा रख रहा है वो जिगीसु है, ठीक है। और किसी को जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा होती है, ठीक है। और जीतने मतलब दमन करने की या किसी को हराने की जो इच्छा होगी वो क्या होगी? जिज्ञासा। तो किसी को जीत लेने की इच्छा जिज्ञासु है जो रखता है, और वो इच्छा क्या कहलाएगी? जिज्ञासा कहलाएगा। 59 देखिए, चरायंध शब्द का सटीक अर्थ क्या है? सराहनीय, प्रशंसनीय, बदबू या एकाधिक इसमें से सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बदबू। तो चरायंध का मतलब है दुर्गंध या बदबू। सराहनीय, प्रशंसनीय ये सब किसके हैं? तो ये सब हो जाएंगे सही श्लाघ्य, इसको श्लाघ्य बोलते हैं, प्रशंसनीय। और यहाँ पर आप देखेंगे और भी जो चीज श्लाघ्य हो गई। अब देखते हैं 60वां प्रश्न। तो आज के सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। 60 प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं। अभी तक आपने 60 प्रश्नों को हल कर लिया है। आपके कितने क्वेश्चन इसमें से करेक्ट हुए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगला प्रश्न ये है, वंजुल अर्थात वंजुल का क्या अर्थ है? लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, ऐसे ही आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, डेली टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहते हैं और पूरा कोर्स भी पाना चाहते हैं, बहुत से क्वेश्चन आपके इसमें से अगर गलत हो रहे हैं तो आप अभी भी समय रहते तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, और ये आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो जाएगी। इसके PDF मिल जाएंगे जिससे आप प्रिंट करवा के इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए है जलती हुई बत्ती की लपट, अशोक वृक्ष, अविवाहित पुरुष या फिर चित्त की वृत्ति। तो देखिए लौ क्या होती है? जलती हुई बत्ती, लपट, चित्त की वृत्ति या कामना या फिर लगन। तो लौ तो नहीं है। वंजुल क्या है? वंजुल एक अशोक वृक्ष हो सकता है, एक पक्षी भी होता है और बेंत को भी बोलते हैं। फिर अविवाहित पुरुष या वामन या फिर माला, ये वंट कहलाता है, ठीक। इसका सही उत्तर वंजुल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अशोक वृक्ष। तो यहाँ पर हम लोगों ने 60 प्रश्नों को हल किया जैसा कि आपके पेपर में आता है। मैंने अलग अलग पेपर करवा दिए हैं क्योंकि आपको हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, GS की अलग से मिल जाएगी। अब एक टाइम आपको रिवीजन करना होगा तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक जगह प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिनको भी लगता है कि पेपर एक ही में सॉल्व करना है वो क्या करेंगे, पहला वाला जो सेट है दोनों को एक साथ आप सॉल्व कर सकते हैं और अपना देख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपको ऐसे ही करना है। हिंदी में किसी को भी 1 घंटा नहीं लगता है, ठीक है, समय बच ही जाता है, वो आपको GS में लग जाता है। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है GS में, तो GS की कोशिश कीजिए आप 2 घंटे में कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे उसे करके देखिए, हिंदी का उसी में ऐड कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि समझ नहीं आया तो भी आप पढ़ते जा रहे हैं। जरा सा भी कंफ्यूजन है तो जरूर पूछ लीजिएगा। देखिए क्योंकि हिंदी में जरा सी गलतियां क्या होती, त्रुटियां होती हैं जो रह जाती हैं। कभी मात्रा संबंधी हो जाती है, कभी वर्तनी में देखते ना गलतियां हो जाती है, तो उनको सही करना बहुत जरूरी है। वीडियो हाँ अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। और ऐसी ही आपको डेली टेस्ट सीरीज मिलती रहे ना तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। मिलती हूँ अगले ऐसे ही टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में।